शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इस समय हम मौजूद हैं इंद्री हलके के गांव खेड़ी मानसिंह में। 1974 में जन्मे राम मेहर, जो किसान परिवार में जिनका जन्म हुआ, बड़ी मुश्किलों के साथ परिवार के जो मुखिया हैं, उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। 6 लड़के और एक लड़की जिनके घर में हैं, और परिवार जो है खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। और ऐसे में उस परिवार में एक जवान पैदा होता है जो शहीद हो जाता है, देश के लिए रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति देता था। एक बार हम उस परिवार से मिल लेंगे, और उनके जो शहीद राम मेहर हैं, उनकी माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, तमाम इस समय परिवार के लोग हैं। और राम मेहर की अगर बात की जाए तो संघर्ष भरा जीवन रहा, जिन्होंने 1997 में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में जो है वो चयनित हुए, और उसके बाद देश सेवा के लिए तत्पर हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने जो हमला कर दिया था, उनमें वो जो शहीद हो गए थे। और ऐसे में परिवार को जब पता लगता है तो जो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। परिवार की आर्थिक सहायता की जाती है, साथ साथ जो बाहर गेट के वेलकम बोर्ड है वहां पर उनका नाम लिखा जाता है, और साथ साथ स्टैचू जो है वो भी बनाया जाता है। परिवार के लोग हैं, साथ ही उनके पिताजी हैं, एक बार शहीद राम मेहर के एक बार उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? पूर्णचंद है। क्या कहेंगे जी, जो शहीद राम मेहर आपके सुपुत्र हैं, वो क्या कब जन्म हुआ था, और क्या कैसा स्वभाव था उनका? बहुत स्वभाव सजीवान मुक्त स्वभाव था। हौसले का लड़का था, लंबा चौड़ा तगड़ा जवान था। बाकी माँ मतलब उसकी रुचि थी इसमें भी, मैं मिलिट्री में भर्ती हूँ। अपना हौसला उन्होंने पूरा कराया, भगवान ने उसकी आपका जैसे उसके लिए बच्चा होया। बाकी माँ ठीक ठाक हौसला बढ़िया था। ये चीज सोची कहाँ से उन्होंने कि देश सेवा करनी है? और अपने पढ़ते पढ़ते ने जी +2 करा, पढ़ते पढ़ते ने कहा फौज में भर्ती होऊंगा। अच्छा तगड़ा जवान था, 6 फुट का जवान था। उसकी रुचि यही थी भी मैं इसमें देश की सेवा करने के लिए जाऊँ। आपके परिवार के आपके 2 बेटे जो हैं देश की सेवा कर रहे हैं, तो एक शहीद हो जाता है। परिवार गांव में क्या माहौल था उस टाइम, क्या चीजें बताना चाहेंगे? गाँव में माहौल ये था, अपना खेल कूद का था, खेलना कूदना थे, अपना वॉली खेलना थे, कबड्डी खेलना थे। गाँव की रुचि इतनी थी भी नहीं, थोड़े जावा थे बच्चे। उन्होंने अपना दिल की ये भावना करी भी हम अपने देश की सेवा करेंगे। अच्छा, बात की जाए जो है कोई आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी गई है आपके परिवार को या आप लोगों को? हाँ जी, दिया वो सरकार ने दिया है। थोड़ी दिया परिवार के साथ से भी दिया। तो उनके बच्चे कितने थे और क्या करते हैं अभी? उसमें एक लड़का एक लड़की है। लड़का लग गया नौकरी पर, लड़की पढ़ती है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, ये शहीद राम मेहर के पिताजी हैं, जिन्होंने बताया है कि कैसे चुनौतीपूर्ण उनका जीवन रहा, और कैसे वो देश सेवा के लिए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के साथ जब मुठभेड़ होती है उनमें शहीद हो जाते हैं। राम मेहर के भाई हैं हमारे साथ, सबसे छोटे हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमेश है जी। क्या कहेंगे, आप उनके साथ खेलते थे राम मेहर के साथ, कैसा जीवन था उनका, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जीवन, अच्छे स्वभाव के थे जी। वो शुरू से ही कहते थे कि मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा और देश की सेवा करूंगा। तो कैसा लग रहा है अभी जो उन्होंने अपने हंसते हंसते देश की सेवा में अपने प्राण दिए हैं? बहुत गर्व की बात है कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। ये भी किसी किसी को मिलता है जी, देश के लिए शहीद होने के लिए। बहुत गर्व हमने अपने भाई पे। तो सरकार की तरफ से जैसे अभी स्कूल की बात की जाए तो क्या क्या उनके नाम पर रखा गया है? ये सरकार की तरफ से +2 तक का स्कूल है जी हमारा। एक तो ये उसके नाम से लिखा गया स्कूल के आगे फ्रंट पे ही, और एक अपना ये स्मारक बनाया गया सरकार ने। और आर्थिक मदद भी की गई बच्चों की, और लड़के को सरकारी नौकरी भी दी गई। सरकार ने अच्छा किया जी, सहायता अच्छी सहायता की सरकार ने। तो उन्होंने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की है?
ये गांव वाले स्कूल से ही किया जी +2। जिसके जिनके नाम से उनका रखा गया है, हाँ नाम से हाँ स्कूल, जी। है ना? हाँ जी। कितने तक का स्कूल है ये? +2 तक का जी। तो यहीं से +2 की है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या आगे का क्या सोचा? आगे का तो जी बस बचपन से ही आर्मी में जाने की थी उनको। हम्म, कहता था कि मैं आर्मी में नौकरी लगूंगा और देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा करूंगा, और देश की सेवा का जज्बा लेकर के वो पिंजौर जाते हैं और वहां पर 74वीं बटालियन सीआरपीएफ में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद देश सेवा में लग जाते हैं। ऐसी तमाम जानकारी उनके परिवार से इस समय जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके चाचा जो हैं, भाई हैं उनके, एक बार उनसे, क्या नाम है जी आपका? मैं सतपाल है जी। सतपाल है। क्या कहेंगे आप बस जी मैं नहीं सुनता पता। भाई को लेकर के, क्या सोच रहे हैं? नहीं जी भी ठीक है जी, जो है क्या हो गया भी, और के बस तो कैसा था वो आपके साथ? ज्ञान बढ़िया था जी, कोई टेंशन नहीं आई थी, लंबा तगड़ा जवान चल रहा था। हाँ बढ़िया था। बिल्कुल, देखिए इस समय उनके भाई हैं, बड़े हैं, और ये उनके छोटे भाई, पिताजी और माताजी हैं। उन्होंने जो है देश की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए देश सेवा में और शहीद हो जाते हैं। ऐसे में इन शहीदों को याद कर रहे हैं, और क्योंकि जिनकी बदौलत हम आज आज़ादी का जश्न मना पा रहे हैं। नमस्कार। इस समय आज हम जहां मौजूद हैं वो फक्र कर देने वाली बात है, वो गर्व करने वाली बात है। हमारे साथ में करगिल शहीद धर्मवीर की वीरंगना है। उनसे जानेंगे धर्मवीर जी के बारे में। वो आर्मी में जब भर्ती हुए थे या बाद में जब जिस तरह से उनसे बात होती रहती थी, जाहिर सी बात है मैम, शहीद धर्मवीर की वीरंगना होना एक फक्र की बात है। जाहिर सी बात है वो कष्ट भी आपने झेले होंगे जब तिरंगे में धर्मवीर का शव लिपट कर आया होगा। वो गमगीन माहौल होगा। उससे अब तक की जो कहानी है, जाहिर सी बात है आपको खुद को ही अपने अंदर बीती होगी। बेटे को पढ़ाना, उसके बाद की जो जीवन शैली है वो किस तरह रही। और सबसे पहले धर्मवीर जी के बारे में हमें बताएं, वो मीठी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें जो वो आपसे शेयर करते थे जब वो आर्मी में थे, या फिर वो जब आर्मी में भर्ती हुए थे उस समय की कुछ बातें हैं जो हरियाणा न्यूज़ के सामने हम जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है लोगों को भी पता लगे कि धर्मवीर जो जिंदा जल इंसान थे उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार जी। ये गांव ढाकला स्कूल में पढ़े थे ये 10वीं 12वीं तक, और इनके माता पिता ने पढ़ाया था। मेरी शादी फिर बाद में हुई थी ये 94 में। जब मेरे को वहाँ आई, जब पता लग गया भाई बहुत मेहनती हैं और काम भी बहुत करते हैं। शादी से कितने दिन पहले वो आर्मी में भर्ती हो गए थे? वो शादी से 1 साल पहले आर्मी में भर्ती हुए थे, फिर बाद में शादी हुई थी। उसके बाद में जैसा जीवन था, किस तरह का जीवन आप लोगों के साथ रहा, उनका व्यक्तिगत जो आचरण था वो किस तरह का रहा? वो मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से बीत रही थी। बहुत प्यार था, और माँ के प्रति भी था और बाप के प्रति भी था, हमारे प्रति भी बहुत प्यार था। वो बहुत मेहनती भी थे। बहुत अच्छी यादें हैं उनके साथ मेरी जुड़ी हुई। करगिल युद्ध से पहले जब वो घर आए थे उस समय की कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने शेयर की? वो पहले बातें वैसे फोन से तो होया नहीं करती। चिट्ठी आया करती। 2-3 महीने में एक बार चिट्ठी आया करती। चिट्ठी में ये लिखा करते, आप बहुत समझदार हो, आप अच्छी सेवा करते माँ बाप की, आप अच्छे से रहना। मैं आऊँगा जब मेरा वेट करते, मैं वेट करा करती उनका, भाई कब आऊँगे, चिट्ठी आएगी। चिट्ठी से बात होया करती हमारी। जब वो चिट्ठी आती थी तो उस चिट्ठी का जाहिर सी बात है इंतजार रहता होगा कि वो चिट्ठी आएंगी तो उनका सकुशल, वो ठीक हैं, वो पता लग जाता था। हाँ चिट्ठी आती थी, मैं अब नहीं आऊँगा, 6 महीने लगेंगे, तो थोड़ा दिल में महसूस होता था भाई लंबा टाइम है तो फोन होया नहीं करते, तो ये थोड़ा दिल में लग गया करती वो बातें हैं भाई 6 महीने में आएगा तो हम कैसे रहेंगे। जब करगिल युद्ध चल रहा था तो जाहिर सी बात है उस टीवी के सामने आप लोग भी बैठे होंगे, हर पल की अपडेट ले रहे होंगे, और जब पता लगा होगा कि वो शहीद हो गए तो जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार में एक माहौल ऐसा बन गया होगा गमगीन। जब उनका शव
पार्थिव शरीर जब यहाँ पर पहुंचा होगा उस तिरंगे में, तो इस वीरांगना को फक्र महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि ये अदम्य साहस हर किसी व्यक्ति में नहीं होता जो उनको श्रद्धांजलि दी। और अब से, जब से और अब तक की जो कहानी है, उसमें क्या क्या आप लोगों ने चेंजेस किए, क्योंकि बेटे को पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ाया है, और जाहिर सी बात है वो आज शायद बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। एक माँ का फर्ज आपने निभाया, उसको किस तरह से? देखिए, हमारा परदादा था, हमारा खून ही संघर्ष से है। हमारे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, वो विदेश के लिए लड़े थे। उन्हें भी युद्ध में, जेल में भी दिन निकाले उनने, अंग्रेजों के समय में। हमारे पापा थे, वो भी फौज में थे, क्योंकि हमारा तो खून शुरू से फौज का संघर्ष का है। अब बेटी मतलब फौजी की बेटी थी, फौजी की ही पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ब्लड में वो देश प्रेम ऑटोमेटिकली जनरेट। हाँ, वो खून हमारा शुरू से है। फौज में थे पापा भी, और यहाँ आई तो वो भी फौजी की वाइफ कहला दिया। तो फक्र तो महसूस होता होगा। फक्र तो बहुत महसूस होता है, गर्व है हमें भाई, आज हम एक बेटी भी फौजी की है, एक पत्नी भी फौजी की है। अगर मैं बात करूं कि जब से शहीद धर्मवीर हुए हैं शहीद, उसके बाद से सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली आप लोगों को, या उससे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं उस चीज से? हाँ, संतुष्ट हैं। सरकार ने ये वाजपेयी के टाइम पे हुए थे, उस टाइम पे कारगिल में शहीद, तो वाजपेयी ने हमारा मान सम्मान भी किया था, और हमारे को रोजगार के लिए गैस एजेंसी दिया हुआ है। सरकार ने उस टाइम पे हमारा पूरा सहयोग दिया था। बेटा बहुत छोटा था, एक माँ की अहम जिम्मेवारी भी आपके ऊपर आ गई, उसके बाद में उनकी पढ़ाई हो, एक फादर का फर्ज भी निभाना हो, और एक माँ का भी, जाहिर सी बात है व्यापार भी संभाला, बच्चे को भी संभाला और घर को संभाला, तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिक्कतें तो आई होंगी। देखो, दिक्कत तो बहुत ही ज्यादा आई थी, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और दादा दादी भी साथ थे, उनकी भी सेवा करनी थी और बच्चों को भी पालना था। इसलिए हम पीछे मुड़ को तो देखा नहीं है भाई क्या होता है क्या नहीं। हमने तो आगे क्या सोचना था भाई, बच्चों का भविष्य भी है, दादा दादी उनकी भी सेवा करनी है, इनको भी देख रेख करनी है। तो हमें तो संघर्ष तो बहुत करा, पर आप वाली बात है, फकर इतना था कि हम, हौसला इतना था कि आगे हम बढ़ते रहे। जब भी प्रधानमंत्री जब एक स्टेज पर खड़ा होकर आप लोगों को सम्मान करते होंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो कठिनाइयां एक माँ को हुई होगी, वो जाहिर सी बात धुल जाती होंगी उस चीज के लिए कि एक देश के गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब एक बड़े मन से आपको सम्मानित करते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों पर फक्र है, आप जो आपके परिवार अगर ना होते तो बॉर्डर की रक्षा नहीं कर पाते, उस माँ भारती की सेवा नहीं कर पाते। देखो, ये तो एक बहुत फक्र की बात है जी। ये कारगिल में जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, वो सुनने अक्षरों में लिखा गया। वो तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज हम एक वीरांगना कहलाते हैं, एक शहीद की पत्नी हैं, तो हमें तो इतना फिक्र महसूस होता, कहीं भी जाते तो हमने बहुत गर्व होता है भाई देखो, हम और भी छोड़े हो जाते हैं, हम तो एक शहीद की पत्नी हैं। तो इसका हमने बहुत फक्र है और बहुत बहुत महसूस होता है भाई, ये आज देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, ये तो किसी किसी के भाग में लिखा होता है। जी बिल्कुल, बेटा है, जाहिर सी बात है पढ़ा कर आप लोगों ने इस काबिल बनाया है। और जब 1996 का जब करगिल का युद्ध जब चल रहा था, जब 99 में जब करगिल युद्ध था, तो वो एक रिकॉर्ड युद्ध था। दुश्मन हमारे बहुत ऊंचे थे और उसके बाद नीचे हमारे फौजी वहां पर खड़े थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उन चौकियों को ध्वस्त कर कर और हमने विजय पताका पहनाई। हर चीज को आप लोग देख रहे होंगे, क्या मन में, क्या जहन में आ रही होगी उस समय? देखिए, ये कि 26 जुलाई को ये कारगिल डे था, जब हम गए थे उसी जगह पर कारगिल दिवस पे, तो वहाँ का हमने देखा माहौल, वो देखी चोटियाँ देखी, तो हमारा भी देखो दिल धक धक करने लगा भाई, इतनी ऊंची चोटी पे दुश्मन वहाँ बैठे हैं, नीचे से हमारे सिपाही जा रहे हैं। तो हमें तो सच में बताऊं, हमारा तो बहुत भावुक हो गया था वो देख कर। अभी देखो कितनी लड़ाई लड़ी है, 2-3 महीने से यहाँ चल रही थी, तो हमें तो इतना महसूस हुआ। मैं तो सच में आंखों में भी आंसू आते थे, रोक भी पाती थी,
पर वो बहुत, वो देख कर चोटियां में तो सच में बहुत भावुक हो गई थी वहाँ। इस समय हमारे साथ में शहीद धर्मवीर के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश। लोकेश, जिस समय फादर साहब का पार्थिव शरीर आया तो बहुत छोटे थे आप, उसके बाद का संघर्ष, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ाई शुरू की, माँ के साथ मिलकर आपने घर का काम भी किया होगा, उसके बाद सीधी सीधी पढ़ाई भी आप लोग कर रहे थे। एक शहीद का बेटा होना कितने फक्र की बात है। बहुत गर्व की बात है। मैं एक शहीद का बेटा हूँ और जब मैं बहुत छोटा था, 4 या 6 महीने का, जिसको कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है उस समय, लेकिन जब बड़ा हुआ, जब मैंने अपने पिताजी के बारे में सुना, देखा, ये सब किया है, ऑपरेशन विजय है, कारगिल में है, उस टाइम पे बहुत इतना फ़ख्र होता था मेरे को कि पिताजी की वजह से हम सभी सलामत हैं। और वो ऑपरेशन विजय हुआ। सबसे सफल बात यह है कि हम चोटियों से नीचे थे हम, और हमने इतनी ऊपर चढ़ाई की है आर्मी ने, और उनको वापस किया है, अपनी चौकियाँ अपने कब्जे में ली हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए सभी की। फादर साहब शहीद हो गए थे, माँ का कई रोल अदा माँ ने करा है। जाहिर सी बात है, पिता के तौर पर एक व्यापारी, क्योंकि घर चलाना, गुजर बसर करना, उसके बाद में घर की जिम्मेवारी, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेवारी, माँ के साहस को किस तरह देखते हैं लोकेश? मेरी मम्मी जी ने सब कुछ किया है हमारे लिए, बच्चों के लिए भी किया है, मेरे दादा दादी के लिए भी किया है, और हमारी जो गैस एजेंसी मिली है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया उसमें भी। ये मुझे गर्व है कि इतनी अच्छी माता मेरे को मिली है जिन्होंने सब काम किया है, सब बराबर लेके चले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि एक लास्ट मैसेज जो कभी शहीद होने से पहले आप लोगों की कुछ बात हुई होगी, वो शब्द कोई याद है आपको? वो चिट्ठी से बात हुई थी, भाई ऐसे ऐसे लड़ाई चल रही है, ये जून में आने की कह रहे थे। तो ये बोले भाई मैं जून में छुट्टी आऊँगा तब आ जाना। तो घर पर जा रहे थे तो ये देख रहे थे टीवी में लड़ाई हो रही थी, तो दिल तो हो रहा था जैसे कमज़ोर। तो ये बोले मैं चिट्ठी आई थी भाई जून में आऊँगा तब आना। तो हम मैं पहले आ गई, वो बोले छुट्टी नहीं मिली तो आप आ जाना। आई थी मैं, तो ये बोले ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, आप समझदार हो, बच्चों का और मेरे माता पिता का देख रेख का। ये आखिरी संदेश था। ये आखिरी संदेश था। बिल्कुल, ये हमारे साथ में शहीद धर्मवीर की वीरांगना है। आंखें नम हो जाती है जब इस परिवार से हम लोग बात कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ सलाम करता है ऐसे परिवार को, इस माँ को सलाम करता है, इस बेटे को सलाम करता है। 140 करोड़ से ज़्यादा की जो आबादी है, आज अगर हम सुरक्षित हैं तो इन वीर सपूतों के लिए है। अगर जब ये तिरंगे में लिपट कर आए तो इस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, इस वाइफ के ऊपर क्या बीती होगी, इस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। उसके बाद लगातार अपना सफ़र करते रहे और बच्चे को कामयाब करने के लिए एक माँ की जो जिम्मेवारी है वो पूरी करती रही। देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे लाखों वीरों की कुर्बानी है। जब तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं लाखों वीरों की जो कुर्बानी है अपने आप में एक बहुत ही वर्चस्व वाली बात याद दिलाता है। कहते हैं कि इन शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। आपको एक जानकारी दे दें, करनाल के रंबा गांव के रहने वाले प्रगट सिंह जी, जिन्हें आर्मी का शौक था, बचपन से ही वो फिल्में देखते थे आर्मी की, और जिस तरीके से वे आर्मी में भर्ती और देश की शहादत के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी, और जब उन्हें परिवार को सूचना मिलती है तो परिवार वाले भी, और करनाल के वासी की बात करें, चाहे हर भारतीय वासी के वास्ते दर्द भरी बात होती है कि एक पुत्र एक बार फिर शहीद हो गया तो दुश्मन से लोहा लेते हुए। इसी बीच हम उन प्रगट सिंह जी के घर भी पहुंचे हैं, उनकी माता हमारे साथ जुड़ी आई है, उनसे भी बातचीत करते हैं। वे इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे प्रगट सिंह जी को क्या शौक था आर्मी में जाने का? ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ मैं तो मतलब फौज ਦੀ करनी है, फिर देश की सेवा करनी है। ये कहते हैं कि अपने गांव का नाम रोशन कर गई, शहीदी का दर्जा अलग कई एक अपने आप में ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ, अपने डैडी का, साडा सारे परिवार का, सारे पिंड का ही नाम रोशन कर गया। कहते हैं कि रम्मा की मिट्टी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसे बहादुरी के किस्से आज भी किताबों में क्या हर एक दिल में याद दिलाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? बस हम तो यही कहेंगे भी अच्छा है, जो छोटा और होंदा मैं तो और भी दे देंदी।
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ वास्ते, ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। तो उनका बचपन कैसा बीता? आप छोटे से लेके आप बचपन तो बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा सी, किसी ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। उनका जन्म कब हुआ? ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ। प्रगट सिंह का वाह। बचपन जी कैसा, और व्यक्तित्व के बारे में बताए। बचपन से लेकर एक आर्मी तक का सफर उन्होंने तय किया। ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। तो कैसा लगता है कि जब एक बच्चा आर्मी में जाता है, कहते हैं कि यही लाइफ होती है, एक मैन लाइफ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਫੌਜ 'ਚ ਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। उनके भाई के साथ उनका बचपन कैसा बीता? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬਸ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। तो कहते हैं पढ़ाई में भी बड़े अव्वल आए, हाँ। और जैसे फौज में ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। पहलवान भी रहे। हाँ, पहलवान भी रहे, बहुत ही अच्छा सी, मतलब भी मेरा बेटा बहुत अच्छा सी। ना नहीं तू मैं दर्शन होंदे ना तेनों तू किसी दसने कोई नहीं, पर मेरे दिल च फिर भी आ जाती घरदियां तो बताना चाहिए, कोई भी गल पहले बता देंगे ने मैनू इंज करना इंज करना, ते किसी नूं विश्वास नहीं हुंदा भी ये ते मालक जाने भी मां दा ते बेटे दा किन्ना रिश्ता हुंदा है। फिर कहंदा तू मैनू जन्म दिता है, मम्मी तू फिक्र ना करया कर, कोई नहीं फिक्र कराया करदा। फिर मैं मेरी बेटी बीमार सी, पता नहीं किन्ना को मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜੀ, ਪੋਤਰਾ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਰੰਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਵੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਨੇਸਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ कणकाने चे मतलब। शहीद प्रगट सिंह जी के पिता भी हमारे साथ जुड़े, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या बचपन में कैसा बीता उनका, और कैसे आर्मी तक का सफर तय करा? बचपन में अच्छा पढ़ता, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो मैट्रिक में उसकी 2nd डिवीज़न आई थी। उसके बाद फौज के लिए ट्राई करता रहा, फिर वो ITI में चला गया, इलेक्ट्रॉनिक से ITI की। इलेक्ट्रॉनिक में भी ITI में भी 2nd आया था वो अपनी क्लास में। उसके बाद ट्राई करता रहा, फिर ये फौज में भर्ती हो गया तो सर 2006 में। आप कह रहे हैं कि ITI से एक आर्मी तरफ में रुख मुड़ जाना। ITI में इसने NCC भी की थी कि मैंने फौज में होना है, तो NCC करने के बाद ये फौज में ट्राई की, तो ये फौज में भर्ती हो गया। तो पहली पोस्टिंग कहाँ रही इनकी? पहली पोस्टिंग चंडी मंदिर हुई थी। किस रेजिमेंट में थी? ट्रेनिंग उसने वहाँ की थी, रांची में ट्रेनिंग की थी। पहली पोस्टिंग इसी चंडी मंदिर चंडीगढ़ हुई थी। तो फिर आगे का सफर कहाँ पोस्टिंग उनकी? आगे साउथ अफ्रीका भी गया था, साइकिल से मतलब वहाँ भी गया था, साउथ अफ्रीका में भी, शांति सेना में। तो रजौरी कैडी सेक्टर जब गया तो वहाँ पेट्रोलिंग में गए हुए थे, कैमरा वगैरह लगाना था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, तो वहाँ छुपे हुए थे उग्रवादी, उन्होंने फायरिंग की, ये भी संभल गया, इसने भी फायरिंग की, उनका एक मरा तो वो उठा के ले गए। तो इन्होंने मतलब ये 4 शहीद हो गए थे, 4 से एक मेजर था, 2 3 ये थे।
तो सर इन्हें सेना बहादुरी के नाम पर एक सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया, बहादुरी, क्योंकि कहते हैं जो बहादुरी दिखाता है कहीं ना कहीं सेना मेडल इसकी उसे बहादुरी को मुख्य रखते हुए इसको सेना मेडल दिया गया था। जहाँ इसको नॉर्थ जोन में, उत्तरी जोन में इसको उधमपुर में जाके सेना मेडल हमने लिया था, हमने हासिल किया था। तो सर कैसा लगा जब कहते हैं कि अपने गांव का नाम रोशन कर गया एक शहीद, तो उसको लेकर हमें भी इस पे बहुत मान है। गाँव का नाम, देश का नाम, हरियाणा का नाम इसने रोशन किया। और सरकार के द्वारा जो आपको कहा गया था एक पुत्रवधु को नौकरी लगनी है और जो भी कहा गया था वो पूरी की गई। हाँ, उसको हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपए दिया था और एक नौकरी दी थी जो हमारी उसकी प्रगट सिंह की वाइफ इस टाइम DC ऑफिस में नौकरी कर रही है। तो क्या कुछ रिश्ता रहा उनका, आप जैसे आर्मी का सफर तय करा तो कैसे आपने उनको मोटिवेट करा? मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मैं IRA से रिटायर हूँ, तो मैं इसको गाइड करता रहा। पढ़ाई में मेहनत बहुत करी, साथ साथ इसने IT में NCC की भी, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाऊँ, तो ये फौज में भर्ती हो गया। मेरा इसका रिलेशन बाप बेटे का नहीं, भाई जैसे ही था, बहुत अच्छा था, सारी बात करता था मेरे साथ। तो सर आज का युवा जैसे नशे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे आपके बच्चे ने आर्मी तक का तय सफर करा, पढ़ाई में भी अव्वल रहे, तो उन युवाओं को क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, पढ़ाई पे जोर दे, कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर अपना विषय सुधार ले। नशे में तो बेकार हो जाएगा, सारी उम्र नशे में रहेगा तो नशे की लत बहुत बुरी है। हम तो यही कहें पढ़ने लिखने में रहे बच्चे, बस और क्या। प्रगट सिंह के बड़े भाई है हरप्रीत सिंह जी, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा बचपन बीता, आपने बचपन से जवानी तक का सफर तय करा, फिर एक वो आर्मी में चले गए। पहले तो आपका घर पर पहुंचने पर न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। उसका मेरे साथ बहुत अच्छा था। जैसे भाई होते हैं आपस में, सभी के परिवार में भाई होते हैं, वैसे ही हमारा आपस में दोनों भाइयों का था। घूमना फिरना या कहीं आना जाना, स्कूल में जाना, तो उसने स्कूल में जाना तो उसके पीछे जाना मैंने, तो ये था। और इकट्ठे ही खेलना, कोई काम करना है तो इकट्ठे ही करना है। झगड़े भी होते थे? हाँ, थोड़ा बहुत होता था घर में, लेकिन याद बहुत आती है। याद तो क्या कहना चाहेंगे, एक परिवार के लिए नाम रोशन करा बहुत बड़ा। हाँ, नाम तो रोशन कर गया वो बहुत, नाम तो सारे देश का रोशन कर गया, गाँव का कर गया। कहीं ना कहीं कमी महसूस होती होगी? कमी तो हर जगह महसूस होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, करनाल वासी का नाम, देशवासियों का नाम, कहते हैं आज हम सुरक्षित है तो इन फौजी भाइयों की वजह से सुरक्षित है। हाँ, वहाँ पे भी ड्यूटी जरूरी है। तो कहते हैं कि फौजी भाइयों की वजह से हम देश में सुरक्षित हैं। हाँ, उन्हीं की वजह से अगर वो बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम सुरक्षित हैं। उनके लिए तो हम जितना कुछ कर सके उतना ही कम है, उनके लिए जितना अच्छा कर सके उतना कम है। वो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम घर पे बैठ के अच्छी तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं बाहर और रोटी खा पी रहे हैं। अगर वो बॉर्डर पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बॉर्डर पे बहुत जरूरी है। तो स्कूल की बात करें तो स्कूल की बात, नेचर रहा, टीचरों से कैसे रहे, साथ रहे? स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, टीचर बोलते थे कि बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ाई में भी होशियार था बहुत ज़्यादा। और आर्मी का बहुत शौक था उसको शुरू से। कहते हैं कि आर्मी में शौक होता है, कई बच्चे फिल्में देखते हैं। हाँ, फिल्में भी देखते थे वो, कभी भी घर पे फिल्म लगाता था, इस टाइप की लगाता था, या पुलिस वाली या CID नाटक चलता था वो देखता था। तो शुरू से ही उसने 1-2 भर्ती यहाँ पे भी देखी, करनाल में हो नहीं पाया, उसको शुरू से शौक ही यही था। चौथी भर्ती जाके उसने देखी, तब जाके वो हुआ है भर्ती में। तो 2000 क्या कुछ उम्र रही जब वो भर्ती हुए? उम्र कोई उसकी होगी मेरे ख्याल में 17 साल के करीब होगी, 17-18 साल के करीब होगी, 18 साल, हाँ 17-18 साल के करीब होगी। आखिरी मुलाकात तो जब छोड़ने गया मैं, तभी जब छोड़ने जाता मैं ही जाता था यहाँ करनाल, ये लेक पे टूल टैक्स होता था, जब छोड़ने जाता था, जब उसने आना वहाँ से रात को 12 बजे उतरना, 1 बजे उतरना, वहाँ से लेके आना बाइक से, यहाँ से छोड़ के आना, उसे पूछनी बातें, वो कहता अगली बातें ना हमारे से पूछा करो, बस हम चले हैं तो देश के लिए चले हैं, देश की सेवा के लिए चले हैं,
तो हमारे से ये बातें मत पूछा करो। जिस दिन शहीद हुए 23/11/2017 का दिन था, हाँ उससे जी। क्या 1-2 दिन पहले बातचीत हुई परिवार की? हाँ, परिवार की बात हुई, 1-2 दिन पहले हुई है, ठीक ठाक हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो एकदम ही इनका जो था प्रफुल्ला दास जी था मेजर, एकदम से ही उसकी पेट्रोलिंग थी तो उसने ऑर्डर किया कि पेट्रोलिंग पे जाना है। तो ये बोलने लगे सर चलो, 2 पंजाब के थे, एक हमारा हरियाणा यहाँ करनाल से था, प्रफुल्ला दास जी थे एमपी से, महाराष्ट्र से थे, मेजर थे वो। तो ये रंगरूटी पे उस पे गए थे पेट्रोलिंग करते हुए उन्होंने आईडी लगाई हुई थी कोई, तो कंधे से आईडी लग गई, तो आईडी फटने के बाद ब्लास्ट हो गया। तो ये कुछ टाइम के लिए आगे था, इसके कंधे को लगे नहीं, ये कुछ टाइम के लिए पड़ा रहा। तो उसके बाद ये उठा, इसने 2 को मारा भी है। तो अपना जो उसका ऑफिसर था उसी के ऊपर ही गिर गया ये, कि इसको नहीं कुछ होने देना, इसको नहीं होने देना। तो इतना देखते देखते ही 2 को मारने के बाद इसने वेट करने के बाद इसने सोचा भी अब कोई नहीं होगा, तो कोई बंदा उनका छिपा हुआ था, उसने इसके ऊपर ही पटा गोलियों का खोल दिया। तो ये वहीं पर देश के लिए शहीद हो गए। तो कहते हैं कि अपने आप में एक जो तब तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं कई कुर्बानियों को याद दिलाता है। तो शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। हाँ जी, हम प्रगट सिंह को तो याद करते ही करते हैं, और भी जितने भी अपने भाई हुए हैं शहीद, सभी को याद करते हैं 15 अगस्त को, और याद करना हमारा फर्ज है। ये नहीं कि 15 अगस्त को तो याद करते ही हैं, हमको सदा के लिए याद रखना चाहिए। हर कोई भी शहीद होता है ना अपने देश से, उसको सदा के लिए दिल में याद रखना चाहिए। हमारे दिल में तो यहाँ तक है कि अगर कोई गाड़ी भी निकल रही है ना जीटी रोड से, उसको भी सलूट करना चाहिए। आर्मी की कोई भी गाड़ी हो, सलूट करना चाहिए, हमारे दिल में ये है। तो कहते हैं कि रंबा गांव की माटी को कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर गई। रंबा की माटी में जन्मे हैं गांव की, जो करनाल की क्षेत्र में गांव पड़ता है, और जिसके चलते आज ये रंबा गांव का नाम पूरे भारतवर्ष में एक गौरव के नाम पे लिया जाता है। हाँ, गौरव के नाम पे तो लिया जाता है कि कोई कोई ही रूह या कोई कोई ही ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपने गांव का, देश का नाम रोशन करता है। भगवान की तरफ से ही कोई ऐसी ऐसी आत्माएं ऊपर से आती है कि जो ये काम करती हैं, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है। और बॉर्डर पे ड्यूटी देनी भी छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट मामला होता है। लोग तो कहते हैं ना आर्मी में ये वो, आर्मी में ड्यूटी करनी बहुत ही सख्त है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज के युवा लगातार देखे हैं तो कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुन लेते हैं, कि वो कहीं ना कहीं प्रगट सिंह के बारे में बताएंगे लोगों को, जिस तरीके से कि उनकी छवि को देखते हुए कि आगे उस पर बढ़े जिस तरीके से। और आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के सबसे ज़्यादा युवा भी, आज की बात करें चाहे स्पोर्ट्स की बात करें चाहे आर्मी में बात करें, सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा भी आगे भर्ती हो रहे हैं, लगातार देखा जाता है। हाँ, युवा को भर्ती होना चाहिए, इस चीज को नहीं देखना चाहिए कि ये शहीद हो गया तो मैं भी शहीद हो जाऊंगा, मैं आगे ना जाऊं। बढ़ के आगे जाना चाहिए। अगर हम आप बॉर्डर पे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बॉर्डर पे जाना तो हमारा फर्ज है ना, देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर इन चीजों को देखने लगे तो कोई भी नहीं जाएगा। तो इसलिए इस चीज को नहीं देखना चाहिए, इस चीज को देख के तो और आगे बढ़ना चाहिए कि हमने देश की सेवा करनी है, देश के लिए आगे बढ़ना है, देश को बचाना है। और देश में हम सुरक्षित हैं, इसी के लिए सुरक्षित है, इसी से सुरक्षित है कि वो बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम बाहर घूमते हैं फिरते हैं तो खाते पीते हैं, सुरक्षित बैठे हैं घर पे, उन्हीं के कारण बैठे हैं। तो उनका गुणगान, जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनका गुणगान हमेशा हमें गाना चाहिए, और हमेशा अपने दिल में उनके लिए रखना चाहिए। 15 अगस्त के लिए नहीं, हर टाइम के लिए रखना चाहिए। 15 अगस्त तो है ही। जैसे कि आपने प्रगट सिंह के ब्रदर को सुना, माताजी को सुना, पिताजी को सुना, उनका कहना है कि हमारा तो नाम रोशन कर गया, मगर आप गंबा राम और करनाल का पूरे भारत में आज जिस तरीके से नाम गूंज रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी उन्हें प्रेरणा देते हुए कहा कि युवाओं को नशे को छोड़कर जिस तरीके से आज युवा गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं अच्छी या स्पोर्ट्स की तैयारी करे या आर्मी की तैयारी करे, जिससे कि चलते उनके करनाल का या पूरे भारत देश का नाम रोशन होना चाहिए। अब देखना ही होगा कि जो शहीद कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशा होगा। मगर उनका कहना है कि हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी सिर्फ इन्हें याद नहीं करना चाहिए, हमें इन्हें अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं ताकि ये बॉर्डर पर तैनात है, तभी इनके द्वारा हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। आज हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है शहीद हुए जवान सुशील कुमार के घर पर। बिल्कुल देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान थे सुशील कुमार, जो 24/10/2016 को देश की रक्षा करते हुए
कह सकते हैं कि शहीद हो गए थे, और ऐसे में उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है। सुनीता जी, हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, क्या कहेंगे सुशील कुमार जी के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे उनका जीवन कैसे था, कब उन्होंने जो है बीएसएफ ज्वाइन की, क्या कहेंगे मैम? उन्होंने 30 मई 1992 में ज्वाइन की थी और उसके बाद 12 दिसंबर 1998 में शादी हुई थी। तो शादी के बाद मतलब 18 साल में हो गए थे, तब उनकी ऐसे शहीद हो गए थे। तो मैम कब आपकी शादी के बाद कितने समय तक वो आपके साथ रहे? साल में कितनी बार घर पर आते थे? क्योंकि उस समय देखिए काफ़ी कह सकते हैं कि जैसे जवानों की ड्यूटी बहुत ही सख्त रहती है। साल में जैसे 2.5 महीने की छुट्टी आते थे वो, तो कभी जैसे महीने की आ जाते थे, कभी बीच में 15 की, ऐसे ऐसे आते थे। तो टाइम तो देखो काफ़ी मतलब कम ही आपस में इकट्ठे हो पाते थे जैसे। तो मैम कितने बच्चे हैं आपके, और आखिरी संदेश उनका क्या था, कब उनके साथ जो है बातचीत हुई थी? 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी, बेटा बड़ा बेटी छोटी। बाकी उनका आखिरी संदेश भी यही था कि मतलब बच्चे पढ़ लिख के अच्छे सफल हों, बल्कि आर्मी में जाए। बेटे का भी उनका काफ़ी मतलब सहयोग था और बेटी को भी वो काफ़ी ये करते थे। जाते टाइम भी उन्होंने यहाँ पे ज्योति सर पेपर भर रखा था एक, तो पेपर था उस टाइम भी, जैसे संडे को गुड़िया पेपर देने गई हुई थी, तो संडे को ही रात को जैसे इनका फ़ोन आया था। दिन में भी बात हुई थी, गुड़िया से भी बात हुई थी, मम्मी से भी, मेरी सास उनसे भी बात हुई थी, मुझसे बात हुई थी, और फिर उसके बाद रात को फिर फ़ोन आया। तो रात को तो बस 11 कर बजे आया था फ़ोन। जैसे पहले मैं फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन उस टाइम लग नहीं रहा था इनका, वैसे जा रहा था जैसे नोट जा रहा था। तो मैंने सोचा शायद वो वहाँ पे है नहीं, होता नहीं था वहाँ पे फ़ोन का। तो इस करके फिर काफ़ी टाइम मैं मतलब 11 बजे तक मैं फ़ोन मिलाती रही, कोई फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद 11 के बजे उनका फ़ोन अपने आप आया। तो जब मैंने बात की तो उस टाइम भी मतलब काफ़ी सबका सुख साथ पूछा उन्होंने, मम्मी का और का भी, देवर का, दरानी का, सारे बच्चों का, बेटा बेटी का भी। तो उस टाइम मतलब बच्चे सो चुके थे, बेटी भी वहाँ से ज्योतिसर से पेपर दे के आई थी, तो सो रही थी उस टाइम। फिर कहते कि मैंने मम्मी से बात करनी है। तो मैंने कहा मम्मी इस टाइम तो सो गए, आप सुबह कर लेना। तो कहते नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। फिर काफ़ी देर मतलब बात करी, ये भी बताया मैंने क्या खाया, मैंने उस टाइम किसके साथ खाना खाया। वो आखिरी बात वो आपकी तब उस समय रात को हुई थी, तो उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई? बस उसके बाद 11:30 बजे तक बात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मम्मी का फ़ोन लगा दिया। तो जब मम्मी को फ़ोन कर रहे थे तो मैं कर रही थी फ़ोन कि मम्मी उठा नहीं पा रहे थे, तो मैंने फ़ोन लगाया कि मम्मी सो गए हैं, आप सुबह कर लेना। पर नहीं, उन्होंने फिर काफ़ी देर बेला बजती रही। मम्मी और बेटा दूसरे कमरे में सो रहे थे, मैं और बेटी दूसरे कमरे में सो रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मम्मी के साथ भी बात की, और मैं फिर जब मेरे साथ बात कर रहे थे तब कह रहे थे कि मेरी 12 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, तो मैं फिर तो उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लेना, और बस सारा कुछ ये। तो उस टाइम में बीच में गोलियां लगने की आवाज़ आ रही थी। मैं एक टाइम पूछा कि ये गोलियां चल रही हैं, कैसी चल रही है? तो उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे टाल दिया, कहते कि ये गोलियां ना हमारी तरफ से चल रही हैं, उनकी तरफ से नहीं चल रही है, और ऐसे कुछ नहीं है, जो तू समझ रही है वो कुछ नहीं। तो उस टाइम भी थोड़ा मेरा ना गला सा घुट गया, मतलब ऐसे मेरे को ऐसे लगा थोड़ा। तो कहते कि नहीं, कुछ नहीं है ऐसे, तो ऐसे ही, बल्कि तेरे को तो मेरे को और भी तसल्ली देनी चाहिए कि मतलब ठीक है, ऐसा सारा कुछ कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसे बताते हुए उन्होंने ये ऐसा कुछ बोला, और फिर कह रहे नहीं ठीक है, सारा कुछ है, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मम्मी के साथ बात करी, बस उसके बाद हो नहीं। जब 12 बजे ड्यूटी ख़त्म होगी तो मैंने फिर फ़ोन, उस टाइम फिर मैं फ़ोन लगाना चाह रही थी कि चलो पहले ड्यूटी पे थे, अब बात करो। तो उसके बाद बस कोई फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद फिर मेरे को नींद ढंग से अच्छी आ नहीं रही थी। फिर मेरी 4 बजे फिर नींद खुली, तो मैंने फिर फ़ोन लगाया उनको। मतलब फ़ोन हर टाइम तकी के पास ही होता था, तो मैंने फिर फ़ोन लगाया, तो फिर फ़ोन लग नहीं रहा था। फिर मैंने कहा उस टाइम नेटवर्क नहीं होता है, तो इस करके नहीं लग रहा था।
तो 5 साढ़े 5 बजे तो उन्होंने, उनके दोस्त हैं यहाँ पे गिरिराज, तो उनके भाई के पास फ़ोन किया था उन्होंने। फिर उसके पास फ़ोन किया तो उनके भाई ने मेरे देवर को बतलाया, जैसे कि उनको बाहर बुलाया होगा, तो फिर उसके बाद तब पता चला, फिर वो बाहर जाके बताया उनको। तो जब गोलियां चल रही थी तभी वो समय लड़ रहे थे दुश्मनों के साथ, तब आपको मतलब वो टाल रहे थे कि आपको ज़्यादा फिक्र ना हाँ हो। जी, हाँ जी। तो जैसे मतलब उस टाइम जब गोलियाँ चल रही थी, मेरे को आवाज़ें तो सुन रही थी, तो मैंने कहा ये गोलियाँ चल रही है, कैसी गोली? तो उस टाइम मेरे को टाल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है जो तू समझ रही है, और हमारी तरफ से गोलियाँ चल रही है। और एक और लड़का था गुरनाम, वो भी बीएसएफ में ही था, तो कह रहे थे कि हम ना उसका बदला लेंगे। वो भी अभी पिछले दिन, पता नहीं 1 या 2 दिन ही हुए थे उसको, कि दिन में न्यूज़ चल रही थी तो उसमें देख रहे थे, तो कहते कि ना हम उसका बदला लेंगे और ऐसे-ऐसे। तो बस इतनी बात, तब भी ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारी तरफ से गोलियाँ चल रही है, उनकी तरफ से कोई गोलियाँ नहीं चल रही है। और 12 बजे उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जानी थी जैसे, तो कोई और लड़का बैठा हुआ था, तो फिर भी उसकी जगह भी मतलब उन्होंने बैठे, वो थोड़ा लड़का नया था, इनको काफ़ी नॉलेज था। तो उसके बाद जो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता मिली, उनको जो मान सम्मान देने की बात की जाए, शहीदी स्मारक भी उनके नाम से यहाँ पर बनाया गया है, क्या कहें? बस उसके बाद उन्होंने मतलब हरियाणा सरकार ने भी काफ़ी हेल्प करी, जैसे मेरे को हरियाणा सरकार ने जॉब दी, तो बच्चों के लिए कह रहे थे, तो बच्चों की बेटी 14 साल की थी और बेटा उस टाइम 16 साल का हुआ था, तो इस करके भी बच्चे छोटे थे। तो मैंने पहले तो मना किया था कि भैया देवर को दे दो, फिर उन्होंने मना किया था, सीएम आ रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने मना किया, तो वो कहते नहीं भी आपको मिलेगी, बेटे को मिल नहीं सकती और आप कर लो। तो फिर इस करके मेरे से, हाँ, तो उन्होंने मेरे को यही हरियाणा सरकार में एसडीएम ऑफिस में यहीं पे दी मेरे को जॉब। और बाकी उनकी हरियाणा सरकार से थोड़ी और हेल्प भी करी उन्होंने, कुछ पैसों की भी करी, जैसे कुछ माँ को दिए थे, कुछ वाइफ को दिए थे उन्होंने। तो मैं उनका भी, हरियाणा सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने भी चलो इतना जो कुछ किया, उसके लिए चलो मैं बच्चों का सही तरह से पालन पोषण कर सकती हूँ। तो बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानेंगे हम। क्या नाम है आप? मोहित सर। क्या कहेंगे पिता के शहीद होने के बाद, मतलब क्या कुछ कर रहे हैं आप, किस तरीके से फख्र होता है कि मेरे पिता देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए? मुझे गर्व है सर, मेरे पिताजी शहीद हुए और मैं भी डिफेंस में जाना चाहता था, तो मैंने बीएसएफ आर्मी वगैरह की तैयारी की पर सिलेक्शन नहीं हो पाई। फिर कुछ कारणवश अब मुझे छोड़ना पड़ा डिफेंस वगैरह का, तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और थोड़ा प्राइवेट वगैरह भी देख रहा हूँ, तो दोनों साइड चल रहा है अभी। वैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से देखिए सभी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, और कह सकते हैं कि बच्चों की स्टडी भी फ्री, मतलब कि सभी सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर आपका साथ दिया, तो किस नज़रिए से देखते हैं कि आपके पति जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं जब आप बाजार में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, जब आपको मान सम्मान दिया जाता है, जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो ऐसे में शहीद परिवार को कह सकते हैं कि उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? देखिए, जब हमें कहीं बुलाया जाता है, जैसे कहीं कोई प्रोग्राम करता है शहीदी दिवस या कोई और 15 अगस्त 26 जनवरी, तो अच्छा लगता हमें। कुछ यहाँ पे उनका शहीदी स्मारक बना हुआ है, तो उसमें भी सारे आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जैसे एसडीएम वगैरह और भी कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह कोई भी आते हैं तो देते हैं। तो चलो अच्छा लगता, मुझे भी गर्व है कि मेरे पति जो मतलब शहीद हुए, कि आज उनके जो मतलब जो भी आता है करता है देता है ऐसे, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे गर्व है उन पे कि उन्होंने ऐसे, देखो मौत तो सबको ही आती है, लेकिन जो ऐसी ऐसी तो किसी किसी को आती है। बिल्कुल देखिए, सुनीता जी जो शहीद सुशील कुमार की पत्नी है, और ऐसे में कह सकते हैं कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, और आपने जो है कह सकते हैं कि अपनी जीवन लीला जो कह सकते हैं कि बताइए कि किस तरीके से उनके पति ने जो है कब बीएसएफ जो है ज्वाइन की थी, कब उनकी शादी हुई थी, कब जो है उनके साथ जो है आखिरी बातचीत जो है परिवार के साथ जो है हुई थी, पूर्ण रूप से जो है ये जानकारी दी है। तो ऐसे में
सरकार की तरफ से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से भी उन्हें गवर्नमेंट जॉब दी गई और इसके साथ साथ जो है मान सम्मान, जो है कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता भी देने का काम जो है सरकार की तरफ से किया गया। तो ऐसे में देखिए ये है सुशील कुमार, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे 24/10/2016 को ये शहीद हो गए थे। और ऐसे में आज हरियाणा न्यूज़ की टीम जो है शहीद सुशील कुमार के घर पर जो है पहुंची थी, जहां पर उनकी पत्नी और बच्चों के साथ जो है हमने जो है बातचीत की। हरियाणा न्यूज की टीम उन परिवारों के बीच पहुंची है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनों को खोया है। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ के गांव बगडाना के अंदर मौजूद हैं, जहां 1999 के अंदर ठीक 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को आनंद कुमार देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी जो प्रतिमा है ये गांव के जो चौक चौराहे के ऊपर लगाई गई है। लेकिन सबसे भावुक बात यह है कि जब उनकी शहादत हुई उस समय उनकी पत्नी की उम्र जहाँ 23 साल थी और 6 और 4 साल की 2 गुड़िया थी। उसके बाद उस माँ ने लगातार संघर्ष किया और करीब 14 साल बाद उन्होंने अपने बेटे को भी देश सेवा के लिए प्रेरित किया और लेफ्टिनेंट के पद पर उनके बेटे का चयन हुआ। खुद वो माँ मेरे साथ मौजूद है, इनका नाम शर्मिला है, जो बगडाना गांव की रहने वाली है। किस प्रकार से आनंद जी कब भर्ती हुए थे और कितने समय के बाद वो जैसे 27 साल उनकी उम्र बताई जा रही कि वो शहीद हो गए थे, तो क्या 91 में शहीद भर्ती हुए थे। 91 में भर्ती हुए? कब शहादत हुई उनकी? शहादत 99 में, 14 अगस्त। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 91 में, मई की 26 मई 19। अच्छा, कितने बच्चे थे आपके? 3 बच्चे। कितनी उम्र थी? बड़ी बेटी 6 साल की, छोटी बेटी 4 साल की, बड़ा लड़का 13 महीना। तो आपको जब शहादत की सूचना मिली कैसे पता लगा कि वो शहीद हो गया? वो क्षण कैसा था? आपको आज भी वो भूल नहीं पाएंगे? भूल नहीं पाएंगे, भूलेंगे भी नहीं। किस प्रकार का वो मेरा जेठ है मेरा परिवार में, वो हमें रात को लेने गए कि फिर मेरे पिताजी को जगाया और फिर हमें लेकर आ गए। और फिर मैं तो इधर आई सो जब बाद में। आप थे उस समय? मैं मेरे गांव थी। आप अपने गांव थी? गांव। तो यहाँ से कोई लेने आपको अपने गांव पहुंचा? लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी? सूचना मेरे चाचा को और उसको तो दे दी, पर हमें नहीं दी सूचना। मेरे पिताजी को दे दी पर हमें नहीं। फिर आपको कब पता लगा? हमें तो यहाँ आना के बाद में पता लगा। यहाँ आए, फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी 13 महीने का बेटा था, तो किस प्रकार से पूरा आपका संघर्ष रहा? क्योंकि काफी कठिनाइयों का सामना भी आपने करना। सारी 27 साल हो गए, संघर्ष ही रहा सारी। कितनी साल उम्र थी आपकी? मेरी 23 साल कुछ महीना। 23 साल आपकी उम्र थी। जो आपका सबसे जो छोटा बेटा था उसका तो जन्मदिन भी आपने करीब 1 महीने पहले ही मनाया होगा। जी। कितने तारीख का जन्मदिन था इनका? 17 जुलाई। 17 जुलाई का। तो उनका क्या संदेश रहेगा उन पर? आप एक शहीद के परिवार से हैं। मैं तो संदेश यही देती हूँ कि मान ले अगर अपने जो चला जाता है वो तो जाता ही है, पर उस अपने बच्चों को तो परवरिश अच्छी करो। अच्छा शर्मिला जी, सबसे मेन चीज ये है कि आपका पति भारतीय सेना में थे, वो शहीद हो गए, उसके बावजूद आपने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जो आपने अपना बेटा है वो भी भारतीय सेना के अंदर भेजा, तो उसके पीछे कहाँ से प्रेरणा मिली? आपके मन में कोई भय नहीं था कि मैं अपने बेटे को भी भारतीय सेना में भेजूं, क्योंकि पति आपने खो दिया था? जी, मैं मन में भय नहीं था। तो किस तरह से आपने इनकी तैयारी की? बात इनकी तैयारी इनका फूफा जी है, उनने करवाई तैयारी, उन्होंने कोचिंग दिलवाई, उन्होंने वहाँ एडमिशन करवा दिवाया। एडमिशन तो चलो हो गया था, पर वहाँ उन्होंने। कहाँ पढ़ाया आपने? ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई? बेंगलोर। उसके बाद फिर इसने NIT की। NIT? जी। NIT के बाद इसी की इच्छा थी फौज में इसी की इच्छा थी। कैसे प्रेरणा मिली इनको कि ये फौज के अंदर ही जाएं? ये वहीं से मिली जहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में एडमिशन हुआ ना, वहीं से। अच्छा, परिवार के पुराने लोग भी कोई पुराने? सेना में रहे? जी। कौन कौन रहे? रिश्तेदार, एक मेरा ससुर जी और मेरा पति और बेटा। अच्छा, तीनों पीढ़ी भारतीय सेना के? भारतीय सेना। तो आपको जब ये इनकी शहादत हुई तो ये इनको तो पता भी नहीं होगा कि नहीं, इनको पिताजी ने पता। तो आज सरकार के द्वारा कुछ मांगे भी आपको उस समय दी होंगे, आश्वासन दिया होगा कि ये मांगे पूरी की जाए, क्या वो सभी मांगे आपकी पूरी हो चुकी हैं? नहीं हुई है? कौन कौन सी क्या बकाया है? बस यही लाइब्रेरी वगैरह और स्कूल का नाम बोल के गया था जिला प्रशासन, और रोड का बोल के गया तो कोई नहीं, वो पूरा नहीं पूरा नहीं। तो आज सरकार से क्या मांगा आपकी? सरकार से यही मांग है, जो बोल के गया था, आश्वासन दिया था, वो पूरी करो। आपकी मांगे पूरी की जाए।
बिल्कुल, ये बगडाना गांव की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर जो शहीद आनंद कुमार जी उनके परिवार के सदस्य थे, जिस समय शर्मिला जी मात्र 23 साल की थी और इनकी जो पति है उनकी 27 साल की उम्र के अंदर जो शहादत है वो इस देश के लिए हुई थी। और इनके 3 बच्चे थे, जिनमें इनके जो सबसे छोटा जो बेटा था उनकी उम्र महज 13 महीने थी। उसके बाद इन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और आज वो खुद भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर जो कार्यरत हैं। और तमाम जो कठिनाइयां हैं उनके इनको सामना करना पड़ा। कि बेटी मेरे साथ मौजूद है, जिस समय उनकी उम्र महज 4 साल थी और उसके बाद इन्होंने परिवार का और परिवार के संघर्ष को देखा और भाई को भी भारतीय सेना के अंदर कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट बनाने के अंदर इनका योगदान रहा होगा। क्या नाम है जी आपका? सुमित कुमारी। अच्छा, आपके पिताजी ने जब शहादत दी, जब कितने साल उम्र आपकी थी? मैं उस टाइम पे सिर्फ 4 साल की थी। तो आपको याद भी नहीं होगा कि इस प्रकार से हाँ अंतिम जी। संस्कार व अन्य क्रियाएं होंगी? हाँ जी, मैं भी मम्मी के साथ उधर ही थी, मामा की थी, तो मुझे भी कुछ याद नहीं है उससे। अच्छा, माँ के संघर्ष को बड़े करीब से आपने देखा होगा, तो क्या कहेंगे माँ के लिए आप? गर्व महसूस होता है और इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं होती है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी 3 बच्चों का पालन पोषण करना और सबको कामयाब करना। अच्छा, कहीं बहुत डर नहीं हिम्मत था कि वाले। पिताजी आपके शहीद हो गए, भाई को भी माँ भारतीय सेना में भेज रही है, कोई डर हो जब ज्वाइनिंग हुई उस समय? थोड़ा सा डर था, लेकिन मम्मी का सपना था, बचपन से ही देखा था कि भाई को भी वहाँ भेजना है आर्मी में, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। तो आज गांव के अन्य जो लोग हैं, युवा हैं, कहीं ना कहीं जब गांव के अंदर प्रवेश होता तो उस प्रवेश द्वार पर इनकी जो फोटो है वो लगी हुई है, तो उनसे प्रेरणा जरूर मिलती होगी हाँ युवाओं को। जी, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, अपने परिवार का ना सोच के देश के लिए कुर्बान हुए, तो वो एक प्रेरणाजनक स्रोत है। इनकी माताजी भी हैं। आपने जब अरुण की ज्वाइनिंग हुई, इनका अरुण नाम आपके बेटे का, उनकी ज्वाइनिंग हुई, उस समय आप पासिंग आउट परेड के अंदर भी गए थे, तो उस समय जब सबसे पहले इस भारतीय सेना की वर्दी के अंदर इनको आपने देखा तो कैसी वो झलक थी आपके? बहुत गर्व महसूस। अच्छा, ये लगा कि आज जो आपके पति आनंद कुमार थे उनकी झलक इनमें दिख रही है? हाँ जी, कि मेरा सपना पूरा हो गया और उनकी इनकी शहादत। जब कौन से सन में ये भारतीय सेना के अंदर आपके बेटे ने भर्ती हुए? ये 2022 में 22? पास आउट हुए हैं। तो कहाँ गए थे आप उस समय? ये मैं देहरादून। देहरादून में पासिंग आउट परेड। तो उस समय सारा दुख संघर्ष आपका जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों से भी धुंधला हो गया हो होगा। गया जी। बिल्कुल, ये शहीद आनंद कुमार का परिवार था और ये कहानी वो चीज़ दर्शाती है कि एक जो सैनिक होता है जहाँ बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए तैयार करता है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका परिवार भी जो पीछे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, वो परिवार भी कहीं ना कहीं त्याग करता है। ये कहानी थी महेंद्रगढ़ के गांव बगडाना से, जहाँ का जो परिवार थे उसकी तीनों पीढ़ियां वो भारतीय सेना के अंदर है। और जो आनंद कुमार जी थे वो 27 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। उनके पिताजी थे, वो जब उनका निधन हुआ तो वो भी भारतीय सेना के अंदर कार्यरत थे और मात्र जब 6 साल की उम्र आनंद जी की थी जब उनके पिताजी शहीद हो गए थे। उसकी तमाम कठिनाइयों के बावजूद जो उनकी पत्नी शर्मिला है, उन्होंने मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद इन्होंने खुद अपने बेटे को भारतीय सेना के अंदर जो लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचाया है।